अमेरिका ने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों पर बमबारी की है। हाँ। नतान्स, फोर्डो, इस्फहान। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान इसे चुपचाप सह लेगा? ये टकराव कोई नई बात तो है नहीं, कहानी काफी पुरानी है, पेचीदा भी। बिल्कुल। और इस तनाव को सही माने में समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। ये सिर्फ आज की घटना का नतीजा नहीं है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। ये जो गहरा अविश्वास है दोनों देशों के बीच, ये पनपा कहाँ से? देखिए, एक बहुत अहम मोड़ था 1953, जब अमेरिकी CIA ने ईरान में जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी उसे हटाने में भूमिका निभाई। हाँ, मोसद्देक सरकार को। जी। तो वो बाहरी दखल का एक ऐसा अनुभव था जिसने ईरानियों के मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। और फिर जाहिर है 1979 की इस्लामिक क्रांति, शाह का जाना, तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर वो कब्जा, बंधक संकट। बिल्कुल। वो अमेरिका मुर्दाबाद का नारा तो जैसे उसी दौर की पहचान बन गया। मतलब इन घटनाओं ने रिश्ते की पूरी दिशा ही बदल दी। हाँ, और एक और बात जो ईरान नहीं भूला है वो है 1980 के दशक का ईरान-इराक युद्ध। उसमें अमेरिका ने खुलकर सद्दाम हुसैन के इराक का साथ दिया था। अच्छा। तो ये सब कड़ियां हैं, मतलब ये मिलकर आज जो हम इतना गहरा शक और अविश्वास देखते हैं उसकी वजह बनती हैं। ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, ये आज भी ईरान की सोच, उनकी रणनीति सबको प्रभावित करती हैं। तो इसी पृष्ठभूमि में हाल के हमले पर आते हैं। 21 जून 2025 को अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। उनका मकसद क्या बताया जा रहा है? देखिए, अमेरिका का आधिकारिक पक्ष तो यही है कि ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए जरूरी था। उन्होंने इसे काफी बड़ा चढ़ाकर पेश किया है, शानदार सैन्य सफलता कहा है। जी हाँ, उनका दावा है कि इससे ईरान की जो परमाणु हथियार बनाने की क्षमता थी उसको बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन क्या सिर्फ यही बात है? कुछ रिपोर्ट्स ईरान की अंदरूनी मुश्किलों की तरफ भी इशारा कर रही हैं। हाँ, ये दिलचस्प पहलू है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान पिछले कुछ वक्त से मतलब राजनीतिक और सैन्य तौर पर कुछ झटके झेल रहा है। और यहाँ तक कि अटकलें ये भी हैं कि सर्वोच्च नेता खामेनेई शायद किसी बंकर में चले गए हैं और उत्तराधिकार की योजना पर भी गंभीरता से बात हो रही है। अच्छा, तो ये अंदरूनी हालात फिर उनके अगले कदम पर असर डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। ये उनकी प्रतिक्रिया को जरूर प्रभावित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ईरान का आधिकारिक रुख क्या है? क्या वो सच में चुप बैठेंगे, जैसा कि सवाल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान ने बहुत सख्त लहजे में कहा है कि हर तरह से जवाबी कार्रवाई होगी, और ये कोई खोखली धमकी नहीं लग रही है। हर तरह से, इसका क्या मतलब निकालें? क्या वो सीधे सीधे अमेरिका से भिड़ने का जोखिम लेंगे? कई संभावना है। एक तो है जिसे हम असम्मित युद्ध कहते हैं, मतलब आमने सामने की लड़ाई के बजाय गुप्त तरीके अपनाना। जैसे हत्याएं करवाना, या फिर जो उनके सहयोगी गुट हैं अलग अलग देशों में, उनके जरिए हमले करवाना। प्रॉक्सी वॉरफेयर। हाँ, प्रॉक्सी। दूसरी संभावना है एक आनुपातिक सैन्य प्रतिक्रिया की, मतलब जैसे को तैसा। वो क्या हो सकती है? जैसे खाड़ी में जो अमेरिकी 5वां बेड़ा है, जो उनकी नौसेना की मुख्य ताकत है वहां, उसे निशाना बनाना। या फिर इराक या इजराइल में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर हमला करना। और सैन्य तरीकों के अलावा आजकल तो लड़ाई के मैदान बदल गए हैं, साइबर वॉरफेयर का जिक्र भी होता है। निश्चित रूप से साइबर युद्ध एक बहुत बड़ा खतरा है। इससे वो किसी देश के बहुत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकते हैं। और समुद्री रास्ते, खासकर हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य। हाँ, वो तो बहुत अहम है। जी, दुनिया का करीब 20% तेल वहीं से गुजरता है, तो उसकी नाकाबंदी करना भी एक बहुत शक्तिशाली विकल्प है। ऐसा करना मतलब जैसे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के गले पर हाथ रखना। तो अगर हम ईरान के नजरिए से सोचें, उनकी रणनीति क्या हो सकती है? वो कौन सा दांव खेलना पसंद करेंगे? एक रणनीति जो खामेनी पहले भी कई बार अपनाते दिखे हैं, वो है बढ़ाकर कम करने की। मतलब एस्केलेट टू डी एस्केलेट। अच्छा, वो कैसे काम करती है? यानी तनाव को जानबूझकर एक स्तर तक बढ़ाना। हो सकता है सीधे अमेरिका से न उलझें, शायद इजराइल पर हमला करें ताकि अमेरिका पर दबाव बने। हाँ, ताकि अमेरिका पर बातचीत करने या पीछे हटने का दबाव बने। और वो हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य वाला दाव, वो तो बहुत बड़ा आर्थिक हथियार है। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और चीज है, ईरान अमेरिका के जो पुराने हस्तक्षेप रहे हैं, जैसे 1953 का तख्ता पलट या वो बंधक संकट, उनका जिक्र बार बार करके अपनी जनता में राष्ट्रवादी भावना जगा सकता है। हाँ, घरेलू समर्थन जुटाने के लिए। जी, मौजूदा लीडरशिप के पीछे लोगों को एकजुट करने की कोशिश। ये इतिहास उनके लिए आज भी एक राजनीतिक हथियार है। तो कुल मिलाकर ईरान के सामने रास्ते क्या-क्या हैं और उनमें जोखिम कितने हैं? देखिए, विकल्प तो कई दिखते हैं।
विदेशों में जो अमेरिकी अड्डे हैं उन पर मिसाइल या ड्रोन हमले करना, बड़े पैमाने पर साइबर अटैक करना, जो उनके क्षेत्रीय सहयोगी हैं जैसे लेबनान में हिजबुल्ला या यमन में हूती, उनका इस्तेमाल करना, और एक बहुत बड़ा कदम ये हो सकता है कि वो परमाणु समझौते से पूरी तरह बाहर निकल जाएं और तेजी से यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दें, जो उन्हें परमाणु हथियार के और करीब ले जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हर कदम के साथ खतरा भी तो बहुत बड़ा है ना। अमेरिका और उसके सहयोगी, खासकर इजराइल, चुप तो नहीं बैठेंगे। हाँ, यही सबसे मुश्किल बात है। हर विकल्प के साथ एक बड़ी और शायद बहुत विनाशकारी सैन्य प्रतिक्रिया का भारी जोखिम जुड़ा है। एक गलत अंदाजा या एक जरूरत से ज्यादा आक्रामक कदम पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध में ढकेल सकता है। संतुलन बहुत ही नाजुक है इस वक्त। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सुनने वालों को क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे जरूरी बात यह है कि इसे सिर्फ एक अकेली सैन्य घटना की तरह ना देखें। ये एक बहुत ही जटिल, मतलब भू राजनीतिक शतरंज का खेल है, जिसके तार इतिहास से, ईरान के अंदरूनी राजनीति से और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। ईरान का अगला कदम जो भी होगा, उस पर अमेरिका और पूरी दुनिया की पैनी नजर रहेगी, क्योंकि इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक ही नहीं रहेगा, ये पक्का है। और शायद एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इस नाजुक मोड़ पर ईरान के अंदर सत्ता का समीकरण क्या है? खासकर जो उत्तराधिकार को लेकर अटकलें हैं, वो उनकी प्रतिक्रिया की दिशा और तेजी को कितना और कैसे प्रभावित करेंगी? ये अनिश्चितता शायद इस खेल का सबसे खतरनाक पहलू है।